हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर 4 अब हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, क्या बताती है, इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो हमारे यहाँ है, वो है ऋग्वेद। वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। वेदों की संख्या कितनी है पहले ये जानते हैं। तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं लिखी हुई है, जिसे सूक्त कहते थे। और सूक्त से मतलब है जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना में लिखे गए थे। उस समय 3 देवता इनमें से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में लिखा गया है। और वे हैं इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता। अग्नि देवता आग के देवता, इंद्र देवता युद्ध के देवता और सोम एक खास पेय बनाने का पौधा था, एक विशेष पौधा जिससे ये पेय बनता था। इसके बारे में लिखा गया है। इन वैदिक प्रार्थनाओं को ऋषियों ने लिखा था। प्राचीन समय में आचार्य इन्हें विद्यार्थियों को अक्षर, शब्द, वाक्यों में बांटकर याद करवाते थे, यानी कि कंठस्थ करवाते थे। और ज्यादातर सूक्त जो लिखते थे, लिखने वाले होते थे, वो पुरुष हुआ करते थे। ज्यादातर सूक्तों को लेखन सीखने सिखाने वाले पुरुष होते थे। महिलाओं ने भी कुछ प्रार्थनाओं की रचना की है। ऋग्वेद जिस भाषा में रचा गया है वो भाषा था प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, जो कि आज हमारे स्कूल में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे भिन्न था, उससे थोड़ा अलग था। अच्छा, ऋग्वेद का केवल उच्चारण और श्रवण किया जाता था। उस समय भी ऋग्वेद का केवल उच्चारण हो सकता था और श्रवण सुना जा सकता था, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसकी रचना के कई हजारों साल बाद इसे पहली बार लिखा गया था। जो छपाई का काम तो मुश्किल से, छपाई जब हुआ दोबारा से तो वो 200 साल पहले हुआ होगा ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद जो है, इसकी भाषा वैदिक संस्कृत थी, जो कि आज के संस्कृत से अलग है। और ऐसी भाषा थी जिसको कि केवल उच्चारण और श्रवण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। इसे खास तरीके से पढ़ा ही जाता था, मतलब खास तरीके से उच्चारण और श्रवण किया जाता था। इतिहासकार अब ऋग्वेद की जो स्टडी है वो कैसे करते थे, ऋग्वेद को पढ़ते कैसे थे। तो इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की भांति अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक रहा करते थे। तो ऋग्वेद के कई सूक्त वार्तालाप के रूप में भी है। वार्तालाप का अर्थ होता है, मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत। बातचीत जब करते हैं तो उस दौरान में इस सूक्त का प्रयोग किया गया था, जिसमें विश्वामित्र ऋषि, जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजे जाने वाली व्यास और सतलुज नदियों के बीच एक ऐसी ही संवाद है, एक ऐसा ही बातचीत हुआ है, जिसको सूक्त के रूप में प्रदर्शित किया गया है, सूक्त के रूप में उतारा गया है। तो अब अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय और भाषा परिवार का एक अंग है। संस्कृत इसमें खास है, संस्कृत को मूल बोला जाएगा। भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं हैं, जैसे कि कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, असमिया और यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, इटालियन बोलेंगे, स्पेनिश आदि भाषाएं इसी परिवार से जुड़ी हुई है। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला गया है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं माँ, संस्कृत में मातृ कहते हैं और अंग्रेजी में उसको मदर कहते हैं। तो इस तरह से एक ही शब्द को अलग अलग तरीकों में लिया गया है। अब ऋग्वेदिक समाज और लोगों का वर्गीकरण कैसा हुआ करता था, इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो ऋग्वेदिक समाज में होते थे पुरोहित, ब्राह्मण,
ये ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे, वो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। राजा जो थे, इस काल के राजा महलों में नहीं रहा करते थे और ना ही उनके पास बड़ी सेनाएं थी और ना ही वे टैक्स यानी कि कर वसूलते थे, वो ऐसा नहीं करते थे। जन और विष पूरे समुदाय के लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। विष जो है वैश्य शब्द का जो निचली जाति विशेष का होता है, जो निचली जाति का होता है, उसके लिए विष शब्द का उच्चारण होता है। आर्य, दास्य और दस्यु, ये किसके लिए? प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे, जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे। विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे और बाद में दास का अर्थ विरोधी करने वाले, वही दास का अर्थ फिर बाद में गुलाम हो गया। इस तरह से समाज बटा हुआ था वैदिक काल में, या ऋग्वैदिक काल में बोले तो उस समय समाज इस तरह से बटा हुआ था। मवेशी, घोड़े और बच्चों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में अनेकों प्रार्थनाएं संकलित है। माने आजकल भी कहा जाता है बच्चों की प्राप्ति के लिए मवेशी, घोड़ा, इस तरह की चीजों के लिए भी मंत्र उच्चारण, प्रार्थनाएं उसमें संकलित है। इन लड़ाई में घोड़े जो है लड़ाई में रथ खींचते थे। युद्ध में जीता गया कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दान में दे दिया जाता था। शेष बचा हुआ बाकी लोगों में बांट दिया जाता था उस समय, और कुछ धन यज्ञ करने के लिए खर्च किया जाता था। कुछ धन यज्ञ में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, लेकिन कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। और इस समय भी युद्ध में अधिकतर पुरुष ही भाग लेते थे। इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये लोग सभाओं में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में निर्णय लेते थे और यहाँ वो अपने बहादुरी और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुन लेते थे। इस तरह से वहां चुनाव, युद्ध, ये सब हुआ करता था। अब आगे आते हैं। तो आगे का टॉपिक है खामोश प्रहरी, महापाषाण युग का है। इससे पहले कुछ और जान लेते हैं कि ऋग्वेद में केवल विष और जनों के नाम का ही वर्णन मिलता है। इसमें हमें पुरुजन या विष, यदुजन या विष, भरतजन या विष जैसे कई वर्णन मिलते हैं, जिसमें ये जन समाज को ही माने बताता है। विष या जन लोगों का जो है, लोगों को बताया जाता है। जन से लोगों का आश्रय होता है, लोगों का मतलब होता है। अच्छा, क्या होता था, कभी कभी खुद को इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग जो होते थे उसको आर्य कहा जाता था। विरोधी को समझ गए दस्यु कहा जाता था। दस्यु जो कभी यज्ञ नहीं करते थे। अब जो गुलाम आया है उसे यज्ञ तो करवाएंगे नहीं, उसकी भाषा भी अलग होती थी। कुछ समय बाद दास शब्द का अर्थ गुलाम होने लगा। दास स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। और विडंबना यह है कि ये स्त्री पुरुष को जो लोग जीत के लाते थे वो विजेता, और ये जो दस्यु होते थे, दास जो होते थे, इससे कुछ भी काम करवा सकते थे। इस तरह का वहां पे प्रचलन था। अब महापाषाण के बारे में कुछ जाने तो पुरातत्वविद सबसे पहले शब्द का अर्थ जाने। पुरातत्वविदों ने क्या कहा उसे हम बाद में, पहले शब्द को जानते हैं। महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर। ये कब्रों पर निशान बनाने के लिए लगाए गए बड़े पत्थर थे, जिसको महापाषाण कहा जाता है। तो समय और क्षेत्र क्या था? लगभग 3000 साल पहले का ये समय था। दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में इस तरह का प्रचलन था कब्रों का। विशेषताएं क्या थी? शवों को काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। कब्रों से लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सोने चांदी के गहने तक मिले हैं। ये होता था। तो पुरातत्वविदों को अनेक स्थानों पर गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले। इसके साथ ही कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला। ये
ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता था। ये कब्र को इस तरह का प्रमाण कि पत्थर का खड़ा गोलाकार पत्थर, कभी खड़ा पत्थर मिला तो ये कब्र का पहचान हुआ। और कब्रों में अधिकतर में कुछ समानताएं होती थी, कुछ कब्र विशेष प्रकार के होते थे जिसमें विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जानते थे। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। हम कब्रों के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये यहाँ पर शवों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सोने चांदी के गहने सभी मिलते थे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसमें ये हमने स्टार्ट किया था। आगे पढ़ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो कब्र है ये क्या कहते थे। कब्र अलग अलग तरह के होते थे, कुछ खास होते थे, कुछ सामान्य होते थे। इसके बारे में हम समझते हैं। तो इन कब्रों के साथ दफनाए गए लोगों से ये पता चलता था, या कंकालों से ये पता चलता था कि ये जरूर जो मृत व्यक्ति है उसी का कुछ सामान मरे हुए व्यक्ति की ही समान होगी। कभी कभी एक कब्र में दूसरी की अपेक्षा अधिक चीजें भी मिलती थी। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले, जबकि दूसरी कब्र में, अगर दूसरे कब्र में देखें तो मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए थे। तो पाई गई चीजों का अंतर लोगों का सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर होंगे तो कुछ गरीब होंगे, तो कुछ सरदार होंगे तो कुछ उसके अनुयायी होंगे। यही सामाजिक असमानता को दर्शाता है ये कब्र, जिसके बारे में ब्रह्मगिरी का हमने उदाहरण पढ़ा। अब आते हैं कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी। कहीं कहीं पर महापाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल भी पाए गए। इसका मतलब यह है कि एक ही परिवार के लोगों को शायद एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में लाकर दफनाते होंगे। ऐसे स्थानों पर गोलाकार पत्थर, चट्टान का उपयोग पहचान के लिए किया जाता, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस शवों को दफनाने के लिए यहाँ पे दोबारा आ सके। कोई पहचान के लिए इस तरह का मतलब पत्थर रख दिए जाते होंगे कि हाँ फिर से हम यहाँ पर आकर दफनाएंगे। तो एक ही परिवार का लोगों को एक ही कब्र में दफनाने का कुछ रिवाज होता होगा यहाँ पर। अब जो है इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव एक स्थान है जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये ताम्रपाषाणिक समय कब से कब तक चला था? 3600 ईसा पूर्व से 3600 साल से 2700 वर्ष पूर्व तक, ये इनके बीच का जो समय हुआ, ये समय जो था ये था ताम्रपाषाणिक स्थल, ताम्रपाषाणिक समय। तो इस समय में एक इनाम गांव नामक स्थान मिला, जहां पर पता चलता है कि यहाँ पर वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधे लिटा कर दफनाते थे। उनका सिर जो था उत्तर दिशा की ओर होता था। उनके घर के अंदर भी ऐसा होता था कि उन्हें उसके घर के अंदर भी दफना देते थे। खाने और पीने के बर्तन दफनाए गए शवों के पास ही रख देते थे। इस तरह का होता था। सीधे माने एक शव को, एक बॉडी को सीधे के सीधे लेटा दिया जाता था। सर जो है उत्तर की दिशा में कर देते थे। उन्हें घर के अंदर भी दफना दिया जाता था और खाने पीने का बर्तन भी दे दिया जाता था, शव के पास रख दिया जाता था। यह एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह एक गांव के सबसे बड़े मकानों में से एक था। इस तरह का था कि एक बस्ती था जिसमें पूरा गांव में एक बीच में सबसे बड़ा मकान था। उस मकान का के माने घर के अंदर ही उसको दफना दिया गया था। बसा यह एक गांव था, बड़े मकानों में एक था, बस्ती के बीचों बीच था और एक अनाज का गोदाम भी था। और इन सबों के जो पैर थे वो मुड़े हुए होते थे। इस तरह का यहाँ पर दफनाने का तरीका था। अब इनाम गांव में पुरातत्वविदों को क्या क्या
चीजें जीविकोपार्जन यानी कि खाने पीने के लिए मिले हैं, इसे जानते हैं। तो यहाँ पर गेहूं, जौ, बाजरा, दाल, मटर, चावल और तिल के बीज मिले। ये अनाज के बारे में जाने तो पुरातत्वविदों को यहाँ पर गेहूं मिला, जौ मिला, बाजरा मिला, दाल मिला, मटर, चावल और तिल मिला। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न जानवरों की हड्डी भी मिली। अब कौन कौन से जानवर की हड्डी मिली? हड्डी काट कर खाए होंगे तो उसी का हड्डी का निशान है। तो हड्डी के टुकड़े हैं यहाँ पर, जैसे गाय, बकरी, बैल, भैंस, गधा, भेड़, चितकबरा, हिरन, सुअर, सांभर, कुत्ता, नेवला, कृष्ण मृग, चिड़िया, खरहा, केकड़ा, घड़ियाल, कछुआ और मछली। इतने सारे जानवरों को ये लोग खाया करते थे, तो उनका हड्डी, उनका अवशेष जो है इनको मिला है। इसके अलावा रसदार फलों को भी इकट्ठा करते थे, जैसे बैर, आंवला, जामुन, खजूर और इसी तरह के कई रसदार फलों को ये लोग इनाम गांव में इकट्ठा करते थे। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। संक्षेप में कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था। 3500 साल पूर्व का रचना है। सूक्त किसको कहते थे? जो प्रार्थना अच्छी तरह से कहा गया हो उसे कहते थे, जिसको अच्छी तरह से कहा गया हो, पढ़ा नहीं, कहा गया हो। महापाषाण, कब्रों के बड़े पत्थर, 3000 साल पहले का है ये बात। ब्रह्मगिरी, सामाजिक असमानता दर्शाने वाली कब्र यहीं पे मिली थी। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मगिरी के बारे में, जहाँ पर एक लाश के पास में 33 सोने के मनके मिले, लेकिन दूसरा वाला में देखेंगे तो मिट्टी का बर्तन मिला। इनाम गांव, घोड़ नदी के तट पर उत्तर की ओर, जिसका सिर करके दफनाया गया था, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो अब इसका प्रश्न उत्तर पे हम लोग आते। तो इसका प्रश्न उत्तर जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। वाक्यों को पूरा करें, कंप्लीट द सेंटेंस। वेदों की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, जिसे सूक्त कहा जाता था। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। सूक्त मीन्स वेल सेड। महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है। सही जोड़े बनाए। तो सूक्त जो था वेल सेड, अच्छी तरह से कहा गया। रथ, चैरियट युद्ध में प्रयोग किया जाते थे, यूज्ड इन बैटल। यज्ञ, अनुष्ठान, आहुति। दास, गुलाम, स्लेब को कहते थे। महापाषाण, सजाए गए पत्थर, कब्र के पत्थर इसे कहते थे। अच्छा, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से भिन्न कैसे हैं? तो ऋग्वेद से भिन्न कैसे हैं? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी छापी जाती थी। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद को सदियों बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम लगभग 200 साल पूर्व हुआ है। यही अंतर था। और आज का जो किताब है वो तो हमेशा छपती है, हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था। उसके बाद भाषाओं की भी भिन्नता होती है। इसमें वैदिक संस्कृत लिखा जाता था और हमारी भाषा हिंदी होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? पुरातत्वविद कब्रों में मिली वस्तुओं के आधार पर सामाजिक असमानता का पता लगाते थे। क्यों? पहला उदाहरण है, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि अन्य कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले। इससे पता चलता है कि धनी या सरदार लोगों की कब्रों में कीमती सामान दफनाया जाता था, जबकि साधारण और गरीब लोगों की कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन। तो इससे सामाजिक असमानता का पता चलता है। ऋग्वेद में राजा का जीवन एक आम नागरिक के जीवन से किस प्रकार भिन्न था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेदिक राजा के पास ना तो कोई राजधानी थी, ना महल था, ना ही उसके पास स्थायी सेना थी। वे जनता से टैक्स भी वसूलते नहीं थे। They did not collect taxes from the people. The position of the Raja was not hereditary.
हेरेडिटेरिएशन। हेरिडिटी या वंशानुगत का अर्थ है कि जब वो राजा बैठा तो राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था। तो ये अलग था। ऋग्वेद में जो राजा थे उससे अलग था। जबकि नॉर्मल जो राजा होते हैं उसके पास बड़ी राजधानी होती है, महल होते हैं, स्थायी सेना होती है, वो जनता से टैक्स वसूलता है और उनका हेरेडिटी यानी वंशानुगत चला जाता है, चलता रहता है। वो राजा बैठा, फिर राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ऐसे होता था। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर आज हमने यहाँ खत्म किया। चैप्टर 4 को हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया। तो अगले चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।